प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आदर्शवादी विचारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक साधनों संबंधी विचार। लेक्चर नंबर 42। यस स्टूडेंट्स, ध्यान दें। जैसे कि मैंने यह नोट भी किया है, आदर्शवादी विचारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक साधन। तिलक के राजनीतिक साधनों को गर्मपंथी साधन भी कहा जाता है, उग्रपंथी साधन भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि तिलक के गर्मपंथी साधनों पर एक लेख लिखिए, निबंध लिखिए, और आप कहें कि सर आपने तो जो है खुले राजनीतिक साधन संज्ञा दी है, यहाँ पर गर्मपंथी पूछ लिया, तो ये आंसर वही होगा या अलग होगा? तो बेटा इसे भले ही उग्रपंथी कहें, गर्मपंथी कहें, खुले राजनीतिक साधन कहें, बात एक ही है। मूल बात यहाँ ये ध्यान रखना है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो मूल लक्ष्य था, क्या था मूल लक्ष्य? स्वराज्य की प्राप्ति, भारत की आज़ादी, भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ये तिलक का मूल लक्ष्य था। अब इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मतलब स्वराज्य की प्राप्ति तिलक का साध्य है या लक्ष्य है, तो इस साध्य की प्राप्ति के लिए तिलक किन साधनों की बात करते हैं? अर्थात भारत की स्वराज्य की प्राप्ति के लिए, या तिलक ने जो स्वराज्य की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बताया है, साध्य बताया है, इस लक्ष्य या साध्य की प्राप्ति के लिए कौन से साधन हो, तो उन साधनों की चर्चा करेंगे आज हम, जिन साधनों को इन्होंने खुले राजनीतिक साधनों की संज्ञा दी है, गर्मपंथी साधनों की संज्ञा दी है, उग्रपंथी साधनों की संज्ञा दी है। वैसे भी देखा जाए तो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। यस। उदार राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये तो आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपको आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को बेहतर तरीके से समझना है तो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा, उदार राष्ट्रवादी विचारधारा, इनके नेता कौन थे, और उदार राष्ट्रवादी विचारधारा में कौन कौन से नेता आते हैं, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा में कौन कौन से नेता आते हैं, सारी बातें मैंने आपको पीछे समझा दी है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। मैं एक बात जरूर कहूँगा, यदि हमें समझना है तो क्रमबद्ध रूप में एक एक लेक्चर को आप देखिएगा। चलिए बेटा, खुले राजनीतिक साधनों की चर्चा करें। उससे पहले मैंने यहाँ आपके लिए डायग्राम बना रखा है, इन डायग्रामों को समझें। उसके बाद में तिलक के खुले राजनीतिक साधनों को समझने में हमें कतई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर मैंने उन सब महत्वपूर्ण बातों को नोट कर दिया संकेत रूप में, जिनके आधार पर आप तिलक के खुले राजनीतिक साधनों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए बेटा, मैंने केवल यहाँ संकेत दिया है, मैं एक एक चीज़ को समझाऊंगा। संकेत इसलिए दिया है कि कहीं कोई महत्वपूर्ण बात छूट ना जाए, इसलिए यहाँ मैं संकेत रूप में आपके सामने नोट कर देता हूँ। उसके बाद में एक एक बात की अच्छे से व्याख्या करता हूँ। देखिएगा, मूल लक्ष्य आप नोट करते जाएं, चाहे तो मेरे साथ में। मूल लक्ष्य, इसका क्या मतलब है बेटा? जब हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जिस भी चिंतक का अध्ययन कर रहे हैं, जिस भी आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक के विचारों का अध्ययन आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखना है इनका मूल लक्ष्य क्या है। तो तिलक का मूल लक्ष्य क्या है बेटा? स्वराज्य की प्राप्ति, भारत की आज़ादी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति, ये तिलक का मूल लक्ष्य था। यस। नेक्स्ट, विचार सृष्टि का सार तत्व। क्या बोला मैंने? विचार या चेतना सृष्टि का सार तत्व। इसका मतलब जो यूरोप के आदर्शवादी हैं, यूरोप के आदर्शवादियों में विशेषकर हीगल और इमैनुअल कांट को ले रहे हैं हम, तो यूरोप के आदर्शवादी विचारधारा से आधुनिक भारतीय आदर्शवादी विचारक प्रभावित हुए हैं। यूरोप की आदर्शवादी विचारधारा ये कहती है कि भाई विचार या चेतना ही सृष्टि का मूल तत्व है। इसी बात को आधुनिक भारतीय आदर्शवादी विचारकों ने भी स्वीकार किया है कि विचार या चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है। और आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, लाल बाल पाल, ये आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ आगे नोट भी किया है। फिर आगे मैंने लिखा है सामाजिक संस्था। मतलब यूरोप की आदर्शवादी विचारधारा ये कहती है कि प्रत्येक प्रकार की जो सामाजिक संस्था होती है, वह सामाजिक संस्था विचार या चेतना की अभिव्यक्ति होती है। मतलब यूरोप की आदर्शवादी विचारधारा का कहना है कि भाई कोई भी सामाजिक संस्था हो, वह विचार या चेतना की अभिव्यक्ति होती है। इसी ही बात को आधुनिक भारत के आदर्शवादी विचारकों ने भी स्वीकार किया है कि प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था विचार या चेतना की अभिव्यक्ति होती है। ये बातें ऐसी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अगर आप इसी बात को
व्यापक रूप में समझना चाहते हैं तो आदर्शवादी विचारकों की, जैसे मैंने शुरुआत की है तो पहला लेक्चर आदर्शवादी विचारधारा के बारे में समझा है मैंने, वहाँ पर ये सारी बातें आप विस्तृत रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आदर्शवादी विचारक 5, इसका क्या मतलब है बेटा? वास्तविक रूप में देखा जाए तो आदर्शवादी विचारकों के अंतर्गत हमने 5 विचारकों को लिया है। अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आज हम चर्चा कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के खुले राजनीतिक साधनों की। आगे लिखा स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब वास्तविक रूप में अगर आपको आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों को समझना है तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के और भारत की आज़ादी मतलब 15 अगस्त 1947 तक का जो स्वतंत्रता आंदोलन चला है, इसको सुविधा के लिए आप 3 भागों में विभाजित कर देंगे। पहला भाग होगा उदार राष्ट्रीयता का काल, उदार राष्ट्रीयता का काल जो कि होगा 1885 से 1905। 1885 क्यों माना है? क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी एओ हुम के द्वारा। उदार राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता गोपाल कृष्ण गोखले हैं। दूसरा है उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का काल। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का काल 1906 से 1919 है, इसका नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। और तीसरा काल है स्वतंत्रता आंदोलन का। तीसरा काल क्या होगा? गांधी युग। गांधी युग होगा 1920 से 1947। गांधी युग कहाँ से कहाँ तक है? 1920 से 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल जाती है। अब रही बात तिलक की, तो तिलक जो है दूसरे नंबर मतलब उग्र राष्ट्रीयता के काल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ संकेत दिया दूसरे नंबर से। इधर ये जो आदर्शवादी विचारक हैं वो दूसरे काल में आते हैं, जिसको कि उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा की संज्ञा दी जाती है, जिसका काल 1906 से 1919 रहता है, जिसके नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही। ठीक है, आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता कौन थे? तिलक। आपसे पूछा जाए आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत उदार राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोखले और तिलक की तुलना करते हुए भी मैं अलग से लेक्चर आपको जो है अपलोड करूंगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब चूंकि हमें तो किसको समझना है? तिलक के खुले राजनीतिक साधनों को समझना है। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तिलक का मूल लक्ष्य क्या है? साध्य क्या है? स्वराज्य की प्राप्ति। स्वराज्य की प्राप्ति। तो आप नोट करेंगे तिलक का साध्य, तिलक का साध्य या तिलक के राजनीतिक विचारों का या तिलक के राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु क्या है? भारत की आज़ादी। तो ये तिलक का साध्य हो गया क्या? स्वराज्य। या तिलक का मूल लक्ष्य क्या हो गया? स्वराज्य या भारत की आज़ादी। दूसरा, अब साध्य मतलब स्वराज्य की प्राप्ति या तिलक का लक्ष्य है स्वराज्य की प्राप्ति। तो इस स्वराज्य की प्राप्ति किन साधनों से की जाए? तो साधनों की बात आती है तो तिलक ने साफ कह दिया कि साधनों के लिए हमने पहले कोई प्रतिज्ञा नहीं की है, बल्कि परिस्थिति के अनुसार, मैंने नोट भी कर दिया, परिस्थिति अनुसार हम साधनों का इस्तेमाल करेंगे। मतलब तिलक यहाँ ये कह रहे हैं कि जिन साधनों से साध्य की प्राप्ति हो हम उन साधनों का प्रयोग करेंगे। हमने कोई सौगंध नहीं उठा रखी, क्योंकि तिलक श्री कृष्ण भगवान के जीवन चरित्र से प्रभावित थे, इसलिए तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ भी लिखा। किससे प्रभावित थे ये? श्री कृष्ण भगवान के चरित्र से। ठीक है, अब जरा थोड़ा आगे बढ़ें। जो तिलक का साध्य है स्वराज्य, लेकिन तिलक ने साफ कह दिया कि भाई हमारा जो साध्य है, हमारा जो लक्ष्य है वो पवित्र होना चाहिए। मतलब साध्य की पवित्रता की बात तिलक करते हैं, साध्य की पवित्रता की बात तिलक करते हैं। पर जैसे ही साधन की बात आती है तो साधन के बारे में तिलक पवित्रता का आग्रह नहीं करते हैं। तिलक ने साफ कह दिया कि हमने कोई कसम नहीं उठा रखी है कि हम हमेशा ही नैतिक पवित्र साधनों का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, हम परिस्थिति के अनुसार किसी भी साधन का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं। कौन कह रहे हैं बात? तिलक। इसलिए तिलक के बारे में हम कह सकते हैं कि तिलक पवित्र साध्य की बात तो करते हैं, लेकिन साधन की पवित्रता हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा कि हमारे भारत के अंतर्गत गोपाल कृष्ण गोखले ने साफ कहा था कि हमारा साध्य भी पवित्र हो और साधन भी पवित्र हों। तो गोपाल कृष्ण गोखले का साध्य क्या था? भारत की आज़ादी। लेकिन साधनों के बारे में उन्होंने उदार संवैधानिक साधनों की बात की थी, इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात की। और गोपाल कृष्ण गोखले के बाद में मोहनदास करमचंद गांधी जी आते हैं, और गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले के इसी विचार को स्वीकार किया, किसको? कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु है कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले ही हैं, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने साफ कह दिया था कि भी हमारा साध्य और साधन दोनों पवित्र हो। साध्य स्वराज्य, साधन
उदार संवैधानिक साधन है। तो गांधी जी ने भी साफ कह दिया कि हमारा साध्य और साधन दोनों ही पवित्र होना चाहिए। लेकिन इनसे अलग जरा तुलना करेंगे, इटली के मैकियावली हैं, इटली की बात कर रहे हैं यहाँ। अब आप कहेंगे सर आप तो भारत की बात करते करते इटली में पहुँच गए। बेटा तुलना जरूरी है। देखो ये पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो काराएं खींची गई है ना, ये काराएं अपने आप में श्रेष्ठ नहीं है। दर्शन दर्शन ही होता है, वह चाहे भारतीय दर्शन हो चाहे पश्चिमी दर्शन हो, इसमें काराएं खींचना ये श्रेष्ठता का संकेत नहीं है। हम तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते दर्शन का अध्ययन करेंगे, फिर चाहे वह भारतीय दर्शन हो पश्चिमी दर्शन हो, उसमें जो श्रेष्ठ बातें होंगी उसका हम अनुकरण करेंगे। हम काराएं नहीं खींचेंगे कि भारतीय दर्शन ये हो गया, पश्चिमी दर्शन ये हो गया, नहीं, दर्शन दर्शन होता है। तो बेटा मैकियावली, जिनको कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का जब हम अध्ययन करते हैं तो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जो जनक माना जाता है वो मैकियावली को माना जाता है। पश्चिम की बात बोल रहे हैं, किसको माना जाता है? मैकियावली को। अब मैकियावली ने वास्तविक रूप में, चूंकि इटली के हैं और मैकियावली के समय में इटली 5 भागों में बटी हुई थी। क्या? मैकियावली के समय में इटली 5 भागों में बटी हुई थी। तो मैकियावली इटली का एकीकरण करना चाहते थे। जैसे हमारे भारत के अंतर्गत आचार्य विष्णु कौटिल्य भारत का एकीकरण करना चाहते थे, ऐसे मैकियावली इटली का एकीकरण करना चाह रहे हैं। और मैकियावली इटली का एकीकरण करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब मैकियावली का जो साध्य है, मैकियावली का जो लक्ष्य है वो इटली का एकीकरण है। क्या? इटली का एकीकरण है। अब इस साध्य मतलब इटली के एकीकरण के लिए किन साधनों की बात करेंगे? तो साधनों के बारे में मैकियावली ने कह दिया कि हम किसी भी साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैकियावली स्वयं कहते हैं कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सद्भावनीय समझे जाएंगे। मतलब मैकियावली ने साफ कह दिया कि आप अर्थात राजा को अपना साध्य तय कर लेना चाहिए, अपना लक्ष्य तय कर लेना चाहिए, फिर साधन पवित्र अपवित्र नैतिक अनैतिक जो भी होगा चलेगा। इसलिए मैकियावली साध्य और साधन की पवित्रता की बात नहीं करते हैं, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी साध्य और साधन की पवित्रता की बात करते हैं, और तिलक साध्य की पवित्रता की बात करते हैं लेकिन साधन की पवित्रता की बात नहीं करते हैं। ये एक ऐसी मूल बात है जिसको समझना अति आवश्यक है। इसके आधार पर ही आप मैकियावली को भी समझ सकते हैं अच्छे से, गोपाल कृष्ण गोखले को भी समझ सकते हैं, गांधी जी को भी समझ सकते हैं, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भी समझ सकते हैं। मैंने यहाँ गागर में सागर भरने वाली बात कह दी है, बाकी इसकी और व्याख्या करता हूँ तो इसमें लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा, इसलिए संकेत पर्याप्त है। अब चूंकि आज तो हमें तिलक के खुले राजनीतिक साधनों की चर्चा करनी है तो नोट करेंगे तिलक के खुले राजनीतिक साधन या तिलक के गर्मपंथी साधन। ठीक है बेटा? तो तिलक का जो मूल लक्ष्य है या साध्य है वह स्वराज्य है। इस स्वराज्य की प्राप्ति के लिए साधन कौन से हों? तिलक ने साफ कह दिया था कि परिस्थिति के अनुसार साधन होंगे, लेकिन जरा ध्यान देंगे तिलक के राजनीतिक साधनों की, तिलक के खुले राजनीतिक साधनों की चर्चा करें उससे पहले आपको 2 बातें ध्यान रखनी। क्या? कि तत्कालीन भारत में मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के समय में अर्थात तत्कालीन भारत में वास्तविक रूप में 2 प्रकार के साधनों की बात की जाती थी, एक क्रांतिकारी साधन, दूसरा उदार संवैधानिक साधन। लेकिन तिलक ने इन दोनों ही साधनों को स्वीकार नहीं किया, ना तो क्रांतिकारी साधनों को स्वीकार किया, ना ही इन्होंने उदार संवैधानिक साधनों को स्वीकार किया, बल्कि इन दोनों साधनों से अलग हटते हुए इन्होंने तीसरे प्रकार के साधन की बात की जिसका नाम इन्होंने दिया खुले राजनीतिक साधन। अब जो ये क्रांतिकारी साधन है, उदार संवैधानिक साधन है, इनकी चर्चा मैंने लेक्चर नंबर 41-41 में कर दी है, वहाँ व्यापक रूप में देख सकते हैं। यहाँ तो केवल खुले राजनीतिक साधनों की ही चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। तिलक फिर से दोहरा रहा हूँ, तिलक के समय में या तत्कालीन भारत में 2 प्रकार के साधन प्रचलित थे, क्रांतिकारी साधन, उदार संवैधानिक साधन। तिलक ने इन दोनों ही साधनों को स्वीकार नहीं किया, इन दोनों साधनों से अलग हटते हुए अपने ही अलग साधन बताए हैं जिनको कि खुले राजनीतिक साधनों की संज्ञा दी जाती है। और इन राजनीतिक साधनों के अंतर्गत इन्होंने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध की बात की है। कुल मिलाकर 4 साधनों की बात की है। अब इसमें भी समझने की बात है। क्या? प्रारंभ में जो तिलक है, तिलक ने 3 साधनों को स्थान दिया। मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए, चूंकि तिलक का जो साध्य है मूल लक्ष्य स्वराज्य है, भारत की आज़ादी है, तो स्वराज्य की प्राप्ति के लिए प्रारंभ में तिलक ने 3 साधनों को स्थान दिया, केवल 3 साधनों को स्थान दिया। 3 साधन क्या होंगे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा। प्रारंभ में केवल इन 3 साधनों को स्थान दिया, लेकिन कुछ समय बाद में
तिलक निष्क्रिय प्रतिरोध को भी अपने राजनीतिक साधनों में जोड़ देते हैं या खुले राजनीतिक साधनों में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर खुले राजनीतिक साधनों में 4 हो गए। क्या क्या? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। अब इन चारों साधनों की हम अलग से चर्चा करेंगे। नंबर 1, चूंकि प्रारंभ में हम इन तीनों को लेंगे, प्रारंभ में 3 साधनों की बात की थी इन्होंने और लास्ट में जाकर के इन्होंने चौथा साधन और जोड़ दिया था। और इसके बाद में अब हम चर्चा करेंगे तिलक के खुले राजनीतिक साधनों में पहला साधन स्वदेशी। हमने इससे पहले आपको ये बता ही दिया है कि प्रारंभ में 3 राजनीतिक साधनों की चर्चा की इन्होंने, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, और अंत में इन्होंने एक साधन और जोड़ दिया, निष्क्रिय प्रतिरोध। तो इन चारों साधनों में पहला साधन लेंगे हम स्वदेशी। बेटा जो स्वदेशी की बात आती है तो स्वदेशी का जो मूल विचार है, मूल विचार पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, जो कि स्वराज्य के अग्रदूत भी कहलाते हैं। तो नोट करेंगे, स्वदेशी का मूल विचार दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्या? मूल विचार दयानंद सरस्वती ने दिया था और इसके बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी इसको स्वीकार किया है। जैसा कि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि भाई अगर हम स्वदेशी को नहीं अपनाएंगे तो निश्चित है हम मजबूत नहीं हो पाएंगे, दयानंद सरस्वती ने कहा। अब तिलक ने इस बात को स्वीकार किया तो स्वामी तिलक कह रहे हैं, यहाँ पर तिलक क्या कह रहे हैं, यदि हम गोरे लोगों की गुलामी में नहीं रहना चाहते हैं तो हमें स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करना होगा। नोट करेंगे, स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करना होगा। स्वदेशी का मतलब है अपने देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना। तो तिलक ने साफ कहा कि जब तक हम अपने देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कमज़ोर नहीं होगी और हमारी अर्थव्यवस्था जो है सुदृढ़ नहीं हो पाएगी। और अगर हम स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे, अपने देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित है हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी। और किसी भी राष्ट्र राज्य को गिराना, तो इसके लिए अर्थव्यवस्था कमज़ोर कर दो बस। अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी तो सारी व्यवस्था डेफिनेटली कमज़ोर हो जाएंगी, पॉलिटिकल सिस्टम भी कमज़ोर हो जाएगा। तो तिलक स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि सबसे पहले आप स्वदेशी का इस्तेमाल करें। दूसरा है बहिष्कार। खुले राजनीतिक साधनों में तिलक ने दूसरे साधन में बात की है बहिष्कार की। जरा ध्यान दें बेटा, यहाँ जब तिलक स्वदेशी की बात करें कि अपने देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, तो बहिष्कार तो इसका परिणाम है ही है। अगर आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो निश्चितता है कि अपने देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तो विदेश में बनी वस्तुओं को आप त्याग देंगे, छोड़ देंगे, यही बहिष्कार है। जैसा कि तिलक ने कहा है कि हमारे पास शस्त्र नहीं है लेकिन उनकी आवश्यकता भी नहीं है। जरा ध्यान दें, तिलक कह रहे हैं कि हमारे पास शस्त्र नहीं है लेकिन उनकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहिष्कार जैसा शक्तिशाली शस्त्र है जिस शस्त्र के सामने ब्रिटिश सरकार को झुकना ही पड़ेगा। हमें कोई शस्त्र की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास किसी भी रूप में कोई शस्त्र नहीं है, लेकिन बहिष्कार का शस्त्र हमारे पास सबसे शक्तिशाली शस्त्र है जिससे ब्रिटिश सरकार को झुकने के लिए विवश किया जा सकता है। और फिर दूसरे जगह तिलक ही कह रहे हैं जब आप स्वदेशी को स्वीकार करते हैं तो आपको विदेशी का बहिष्कार करना ही होगा। जरा ध्यान दें, तिलक कह रहे हैं कि जब आप स्वदेशी को स्वीकार करते हैं कि भाई हम हमारे देश में बनी वस्तु का इस्तेमाल करेंगे तो आपको विदेशी का बहिष्कार करना ही होगा। अगर आप अपने देश में बनी वस्तु का इस्तेमाल करेंगे तो फिर डेफिनेटली विदेशी का बहिष्कार तो करना ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि स्वदेशी और बहिष्कार ये दोनों जो है साधन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में फिर तिलक कह रहे हैं, ये आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, तिलक फिर कह रहे हैं स्वराज्य की प्राप्ति के लिए स्वदेशी एवं बहिष्कार दोनों का ही महत्व है। मतलब यहाँ मूल बात ये है कि तिलक का मूल लक्ष्य या साध्य है स्वराज्य। अब तिलक कह रहे हैं कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए स्वदेशी एवं बहिष्कार दोनों का ही महत्व है। मतलब आप स्वदेशी को अपना रहे हैं तो बहिष्कार कर ही रहे हैं, बहिष्कार करेंगे तो बहिष्कार तभी होगा जब स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए स्वदेशी एवं बहिष्कार दोनों का ही महत्व है। किसके लिए? स्वराज्य की प्राप्ति के लिए। क्योंकि अगर आप स्वराज्य की प्राप्ति चाहते हैं तो आप अपने देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, तो फिर शेष क्या रह जाएगा? निश्चितता है ब्रिटिश अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी।
ब्रिटिश लोगों को भागना पड़ेगा यहाँ से, निश्चित है ही। आगे तिलक कह रहे हैं हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है, इसको भी नोट करना है। तिलक के अनुसार अकॉर्डिंग टू लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज्य है। जरा ध्यान दें, तिलक भारत राष्ट्र को एक वृक्ष मान रहे हैं, एक वृक्ष जिसका मूल तना स्वराज्य है तथा स्वदेशी में बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। स्वदेशी और बहिष्कार को उसकी शाखाएं कह रहे हैं, ठीक है। तीसरा साधन है राष्ट्रीय शिक्षा। बेटा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने खुले राजनीतिक साधनों में पहला स्वदेशी, दूसरा बहिष्कार, तीसरा स्थान दिया है राष्ट्रीय शिक्षा को। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1880 में आगरकर और चिपलूणकर के सहयोग से न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की और 1884 में दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की। नोट करेंगे, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की। तिलक ने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में कहा है क्या? सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, दूसरा संपर्क भाषा हिंदी और हिंदी को ही राष्ट्रभाषा माना जाए, दूसरा तीसरी बात कही है क्षेत्रीय भाषा के लिए देवनागरी लिपि को अपनाया जाए। तिलक कह रहे हैं क्षेत्रीय भाषा के लिए देवनागरी लिपि को ही अपनाएं, मतलब सभी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि को अपनाया जाए। अगली बात कह रहे हैं तकनीकी शिक्षा का प्रबंध किया जाए। इसके बाद हम तिलक अगली बात कह रहे हैं, अर्थात ये कह रहे हैं कि धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए और धार्मिक शिक्षा में धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा दी जाए, मतलब वास्तविक रूप में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में प्रेम से रहें, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो। और अगली बात तिलक ने राजनीतिक शिक्षा की है, अर्थात राजनीतिक शिक्षा दी जानी चाहिए और राजनीतिक शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण की बात की है, ठीक है। तो तिलक ने जो है राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत मूल ये बातें बताई हैं, इसको आप नोट कर देंगे। चौथा जो राजनीतिक साधन है जिसका इन्होंने मतलब अंत समय में ये साधन जोड़ा है, प्रारंभ में 3 साधन अपनाए हैं, इसके बाद में अंत में निष्क्रिय प्रतिरोध को भी इन्होंने जोड़ दिया है। हालांकि निष्क्रिय प्रतिरोध अपने आप में कोई अलग साधन नहीं है, क्योंकि निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब ही ये होता है कि भाई ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना है किसी भी रूप में। अब स्वदेशी मतलब आप अपने देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, विदेश में बनी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, तो एक प्रकार से असहयोग तो यही हो गया। भाई ब्रिटिश सरकार का किसी भी रूप में सहयोग नहीं करना है तो निष्क्रिय प्रतिरोध है। कैसे निष्क्रिय प्रतिरोध? नोट करें, निष्क्रिय प्रतिरोध का आधार यह विचार था कि अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करना व्यक्ति का कर्तव्य है। मतलब इस अर्थात निष्क्रिय प्रतिरोध का आधार यह विचार था कि अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करना व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर अन्यायपूर्ण कानून बनाया जाए तो उसका विरोध करना व्यक्ति का मूल कर्तव्य है। तिलक निष्क्रिय प्रतिरोध पद्धति को मूलतः संवैधानिक भी मानते थे, मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति को संवैधानिक साधन की संज्ञा दी है, संवैधानिक साधन ही मानते थे इसको। और तिलक की राय में अर्थात उनकी राय में यह पद्धति कानून, न्याय, नैतिकता और लोकमत के अनुकूल थी। इसके बाद में अगली बात यह मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध आविष्कार समझना है। निष्क्रिय प्रतिरोध यह मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध यह असहयोग की नीति थी। मतलब तिलक ने कहा कि जो निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति है वह निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति असहयोग की नीति थी। मतलब ब्रिटिश सरकार का किसी भी रूप में सहयोग नहीं करना है, ब्रिटिश सरकार का असहयोग करना ही निष्क्रिय प्रतिरोध है। कैसे? अहिंसा एवं स्वेच्छा पर आधारित, मतलब वास्तविक रूप में जो ये असहयोग है वह अहिंसा एवं स्वेच्छा पर आधारित है, अर्थात किसी भी रूप में हिंसा नहीं की जाएगी और ये स्वेच्छा पर आधारित है। और तिलक ने निष्क्रिय प्रतिरोध को आर्थिक क्षेत्र में, वैधानिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, न्यायिक सभी क्षेत्रों में ब्रिटिश नौकरशाही के प्रति निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में जन असहयोग चाहते थे। मतलब जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, तिलक आर्थिक क्षेत्र में, वैधानिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में, मतलब इन सभी क्षेत्रों में ब्रिटिश नौकरशाही के प्रति निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में जन असहयोग को चाहते थे। मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में ब्रिटिश सरकार का जनता किसी भी रूप में सहयोग नहीं करे, बल्कि भारतीय जनता
भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार का असहयोग करे, किसी भी रूप में सहयोग नहीं करे, यह जन असहयोग ही निष्क्रिय प्रतिरोध है। ठीक है, हमारे पास शस्त्र नहीं है, हम शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि उनका सहयोग ही ना करें। नेक्स्ट, अंत में स्वयं तिलक कह रहे हैं, तिलक ने कहा है कि यदि तुम्हारे पास ध्यान दें, सक्रिय प्रतिरोध, फिर से बोल रहा हूँ, यदि तुम्हारे पास सक्रिय प्रतिरोध, सक्रिय निष्क्रिय नहीं, सक्रिय प्रतिरोध, सक्रिय प्रतिरोध का मतलब हिंसक व क्रांतिकारी प्रतिरोध। हिंसक व क्रांतिकारी मतलब अगर आप हिंसा कर रहे हैं, आप ब्रिटिश सरकार का हिंसा से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन तिलक कह रहे हैं कि आपके पास ये शक्ति तो है ही नहीं। यदि तुम्हारे पास सक्रिय प्रतिरोध मतलब हिंसक व क्रांतिकारी प्रतिरोध की शक्ति आपके पास नहीं है, सक्रिय प्रतिरोध मतलब हिंसक व क्रांतिकारी प्रतिरोध की शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, की शक्ति नहीं तो सहयोग से मना करो। मतलब आपके पास यदि हिंसा करने की शक्ति नहीं है, क्रांति करने की शक्ति नहीं है, तो आपके पास ये शक्ति तो है क्या कि उनका सहयोग करने से मना कर दो। किसका? ब्रिटिश सरकार का किसी रूप में सहयोग ही ना करें। ब्रिटिश सरकार का सहयोग ना करना ही, ब्रिटिश सरकार का साथ ना देना ही, किसी भी क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार का साथ ना देना, आर्थिक क्षेत्र में, वैधानिक क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार का सहयोग ना देना ही, ब्रिटिश सरकार का असहयोग करना ही निष्क्रिय प्रतिरोध है। तो ये 4 तिलक के खुले राजनीतिक साधन हो गए। इन राजनीतिक साधनों के माध्यम से तिलक अपने साध्य अर्थात स्वराज्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि तिलक ने अपने साध्य अर्थात स्वराज्य की प्राप्ति के लिए जिन साधनों की चर्चा की है, उन साधनों को खुले राजनीतिक साधनों की संज्ञा या नाम दिया जाता है। जबकि तत्कालीन भारत में या तिलक के समय में 2 साधन प्रचलित थे। कौन कौन से? उदार संवैधानिक साधन, क्रांतिकारी साधन। तो तिलक ने कह दिया कि क्रांति तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति है नहीं, हम हिंसा नहीं कर सकते। इसलिए तिलक ने कह दिया कि भाई हम असहयोग तो कर ही सकते हैं, जिसको कि निष्क्रिय प्रतिरोध की संज्ञा दी जाती है। तो इन 4 साधनों के माध्यम से तिलक अपने साध्य अर्थात स्वराज्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। 4 साधनों के माध्यम से तिलक स्वराज्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। ये हो गया आदर्शवादी विचारक तिलक के खुले राजनीतिक साधन। मुझे पूरा विश्वास है आप तिलक के खुले राजनीतिक साधन या गर्मपंथी साधन या उग्रपंथी साधनों को अच्छे से समझ गए होंगे। एग्जाम में किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।